नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे इतिहास विषय। ये जो वीडियो है वो बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए हम बना रहे हैं और फर्स्ट ईयर में जो हमें हिस्ट्री में क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं या हमारे सिलेबस में क्या है हम उन पर चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले चूँकि बीए फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि इस इतिहास कहते किसे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो 12th पास करके आए हैं जिनके पास आर्ट्स था, कॉमर्स था या साइंस था, जरूरी नहीं सबके पास आर्ट्स रहा हो। तो जो पहली बार इतिहास पढ़ रहे हैं उनके लिए, या जो जिनके पास 11th-12th में इतिहास रह चुका है उनके लिए। अब हम बात करेंगे इतिहास। तो सबसे पहले हम इस बात को जानना चाहते हैं कि इतिहास कहते किसे हैं। भूतकाल में भूतकाल में हुई मानव की घटना या मनुष्य ने क्या घटनाएं की उनके अध्ययन करने को इतिहास कहते हैं, या आज से पहले जो बीत चुका है उसे इतिहास कहते हैं, या हम यूं कहें कि महत्वपूर्ण तथ्यों को चुनकर अतीत का पुनर्निर्माण करना ही इतिहास है। महत्वपूर्ण तथ्यों को चुनकर अतीत का पुनर्निर्माण करना ही इतिहास है, हम उसे इतिहास कहते हैं। अब इतिहासकारों ने 3 भागों में बांटा है: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। यहाँ सिर्फ हम भारतीय इतिहास की बात कर रहे हैं, जिसे 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन काल, आधुनिक काल और मध्य। अब सबसे पहले हम चर्चा करेंगे हमारे जो बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है प्राचीन भारत के इतिहास। हमारे बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस में प्राचीन भारत का इतिहास दिया गया है, हम उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। किसी भी कालखंड को जानने से पहले या किसी भी इतिहास को जानने से पहले हमें उन साधनों को जानना होता है जिन साधनों से उस कालखंड की या उस समय विशेष की जानकारी प्राप्त होती है। उसी क्रम में हमारा सबसे पहला टॉपिक है प्राचीन भारत के इतिहास के मुख्य स्रोत। अब यहाँ पर स्रोत की बात है, ऐसे साधन जिनसे किसी भी कालखंड के बारे में जानकारी प्राप्त हो उसे हम स्रोत, साक्ष्य या प्रमाण कहते हैं। चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो साहित्यिक ग्रंथ हो, चाहे वो शिलालेख हो, चाहे अभिलेख हो, चाहे सिक्के हो, मुद्राएं हो, कुछ भी हो। मतलब ऐसे जो साधन जिनसे हमें उस कालखंड की या समय विशेष की जानकारी प्राप्त हो या जानकारी प्राप्त होने में सहायता मिले, उसे हम स्रोत, प्रमाण या साक्ष्य कहते हैं। अब हम हमारे टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहला टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के मुख्य स्रोत। ऐसे कौन कौन से साधन हैं जिनसे हमें प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। अब प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के 3 महत्वपूर्ण स्रोत हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत हैं, उन्हें हमने 3 भागों में बांटा है। सबसे पहला पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत और तीसरा विदेशी यात्रियों के विवरण। और यहाँ हम इन्हें देखेंगे। सबसे पहले हम आते हैं नंबर 1 पे पुरातात्विक स्रोत है, नंबर 2 पर साहित्यिक स्रोत है और नंबर 3 पर विदेशी यात्रियों के विवरण है। सबसे पहले हम आते हैं पुरातात्विक स्रोत पर। पुरातात्विक स्रोतों की बात करें तो पुरातात्विक स्रोत सबसे प्रमाणिक माने जाते हैं। पुरातात्विक स्रोत सबसे प्रमाणिक माने जाते हैं। इनमें इतिहास की हमें बिल्कुल सटीक जानकारी प्राप्त होती है। अब पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से हैं जिनसे हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब हम इसमें देखते हैं पुरातात्विक स्रोतों में जैसे अभिलेख माना जाता है। अब पुरातात्विक स्रोतों में हम अभिलेखों को लेते हैं। अभिलेखों के बाद शिलालेख। अभिलेखों के अंदर जैसे अभिलेख भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे अभिलेखों में हम शिलालेख, स्तंभ लेख, ताम्रपत्र लेख, मूर्ति लेख और गुहा लेख। जैसे शिलालेख से स्पष्ट है जो शिलाओं पर लिखे जाए, मतलब पत्थर की बड़ी बड़ी शिलाओं पर जो लेख लिखे जाते हैं, उस इन लेखों में हमें उस समय के शासक के नाम, तिथियां, उनके कार्य आदि का वर्णन मिलता है, जिससे हमें जानकारी मिलती है उस समय विशेष की। जैसे नाम से स्पष्ट होता है शिलालेख, जो शिलाओं पर लिखे जाएं वह शिलालेख। स्तंभ लेख, स्तंभों पर लिखे जाता है। स्तंभ यानी कि बड़े बड़े खंभे, तो स्तंभों पर लिखे जाएं वह स्तंभ लेख। ताम्रपत्र लेख, इनमें ये अभिलेख ही चल रहे हैं और अभिलेख का ही पार्ट है। जैसे ताम्रपत्र लेख मतलब ताम्रपत्र, ताम्र माने तांबा और पत्र माने कागज का टुकड़ा हो या कुछ भी हो, यानी कि जो तांबे का टुकड़ा, यानी कि जो
तांबे के पत्तों पर लिखे जाए वह ताम्रपत्र लेख, मूर्ति लेख जो मूर्तियों पर लिखे जाए वह मूर्ति लेख, गुहा लेख, गुहा लेखों से मतलब है गुहा को मतलब हम गुफा भी कहते हैं, जैसे बराबर की गुफाएं मिली हैं, नागार्जुनी की गुफाएं मिली हैं, उनमें हमें क्या लेख मिलते हैं इसके बारे में। तो पुरातात्विक स्रोतों में कौन कौन से स्रोत है जिनसे हमें जानकारी मिलती है? पुरातात्विक स्रोतों में हम सबसे पहले पढ़ते हैं अभिलेख। अभिलेख कई प्रकार के होते हैं। अभिलेखों में जैसे शिलालेख पढ़ा हमने, स्तंभ लेख पढ़ा, ताम्रपत्र लेख पढ़ा, मूर्ति लेख पढ़ा, गुहा लेख पढ़ा। इसके बाद आती है मुद्राएं, सिक्के। और मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स, यानी कि मुद्रा शास्त्र। मोहरे, मोहर, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में हमें मोहरें प्राप्त हुई हैं, मोहरों से जानकारी मिलती है, हमें मूर्तियों से जानकारी मिलती है कि उस कालखंड में या उस समय विशेष में खुदाई में या पुरातत्व खुदाई में या कहीं पर भी हमें मूर्तियाँ मिली हैं तो वह किस कालखंड की हो सकती हैं, उस मूर्तियों पर किस चीज़ का चित्र अंकित है, उस मूर्तियों पर क्या तिथि अंकित है, उससे हमें समय विशेष को जानने की समय विशेष की जानकारी प्राप्त होती है। शैल चित्र है, शैल मतलब शिलाएं, जो पत्थर की बड़ी बड़ी शिलाएं होती हैं, मतलब जो बड़ी बड़ी पत्थर की शिलाओं पर लिखे जाएं तो वह शैल चित्र हुए। स्मारक हैं, भवन हैं, जैसे अशोक के स्मारक मिले हैं उस तरह से स्मारक हैं, भवन हैं। इन सभी चीज़ों से हमें प्राचीन भारत के इतिहास को जानने की, प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा हम चलते हैं साहित्यिक स्रोतों पर। साहित्यिक स्रोतों से भी हमें जानकारी प्राप्त होती है किसी कालखंड को जानने की। साहित्यिक स्रोत कैसे? साहित्य जो लिखा जाए। देखिए मैंने आपको बताया पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत सबसे ज़्यादा प्रमाणिक माने जाते हैं। पुरातात्विक स्रोतों में इतिहास की हमें सटीक जानकारी मिलती है। हालांकि साहित्यिक स्रोतों से भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है, लेकिन यह इतना प्रमाणिक नहीं माने जाते हैं जितना पुरातात्विक स्रोत माने जाते हैं। अब जैसे साहित्यिक स्रोत है, साहित्यिक स्रोत जो लेखकों द्वारा या कवियों द्वारा लिखे गए हैं वो साहित्यिक स्रोत कहलाते हैं। जैसे साहित्यिक स्रोतों में हम कई प्रकार के साहित्य की चर्चा करते हैं। जैसे साहित्यिक स्रोतों में धार्मिक साहित्य है, धर्मेतर साहित्य है, इन सब चीज़ों की हम चर्चा करते हैं। तो साहित्यिक स्रोतों में सबसे पहले हम बात करते हैं धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य कौन कौन से हैं? जैसे धार्मिक साहित्य में हम वेदों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमें वेदों की चर्चा मिलती है। जैसे धार्मिक साहित्य में हो गए वेद, वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद से हमें कौन कौन से मंत्र मिलते हैं? यह सामवेद एक गायन ग्रंथ है। यज्ञ विधि विधानों की चर्चा हमें यजुर्वेद में मिलती है। अथर्ववेद में हमें रोग निवारण, जात टोना, भूत प्रेत आदि संबंधित मंत्रों का संग्रह मिलता है। तो इसी तरह 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उसके अलावा वेदों में भी हम पढ़ते हैं संहिता है, ब्राह्मण ग्रंथ है। वेदों में आगे जाकर के जैसे संहिता है, ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथों से हमें यज्ञ विधि विधानों की जानकारी प्राप्त होती है। आरण्यक है, यही ब्राह्मण ग्रंथों का हिस्सा। अरण्य कहते हैं वन को, अरण्य कहते हैं, इन्हें अरण्य क्यों कहा गया? अरण्य कहते हैं वन को, वनों में पढ़ा जाने के कारण। आरण्य ग्रंथों का अध्ययन आरण्य ग्रंथों का अध्ययन शिष्य अपने गुरु के निर्देशन में करते थे और वनों में बैठकर इनका अध्ययन करते थे। तो वन में पढ़ा जाने के कारण इन्हें आरण्य ग्रंथ कहा गया है। अरण्य कहते हैं वन को, वनों में पढ़ा जाने के कारण इन्हें आरण्य ग्रंथ कहा गया। उपनिषद है, उपनिषदों से हमें दार्शनिक विवेचन मिलता है। उपनिषदों में हमें इतिहास का दार्शनिक विवेचन मिलता है। उपनिषदों की संख्या 108 है। जहाँ दर्शन की बात हो वहाँ उपनिषदों की बात करते हैं। वेदांग है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ये 6 वेदांग मिलते हैं। और प्रत्येक वेदांग को वेद का एक शरीर कहा गया है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद, ये 6 वेदांग मिलते हैं। इसके बाद स्मृति ग्रंथ है, जैसे मनु स्मृति है, पाराशर स्मृति है, कात्यायन स्मृति है। आदि स्मृतियों से भी हमें प्राचीन भारत की जानकारी प्राप्त होती है। महाकाव्य, महाकाव्य में हम पढ़ते हैं रामायण को, महाभारत को। इन महाकाव्यों से भी हमें प्राचीन भारत की जानकारी प्राप्त होती है। पुराण है, जैसे पुराणों की संख्या 18 मानी गई है।
पुराणों की संख्या हम 18 मानते हैं, लेकिन 18 से भी अधिक पुराणों की संख्या इतिहास में ज्ञात की जा सकती है। मुख्य रूप से हम 18 पुराण ही मानते हैं, जैसे मार्कंडेय पुराण है, अग्नि पुराण है, विष्णु पुराण है, वायु पुराण है। इन सभी पुराणों से भी इतिहास की हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा साहित्यिक स्रोतों को हमने दो भागों में बांटा था, धार्मिक साहित्य और दूसरा है धर्मेतर साहित्य। जो धार्मिक साहित्य से करें धर्मेतर साहित्य, धर्मेतर साहित्य में हमें क्या मिलता है? धर्मेतर साहित्य में मिलता है हमें पाणिनि की अष्टाध्यायी, कात्यायन का वार्तिक, कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो एक राजनीतिक ग्रंथ है। इसके अलावा हमें पतंजलि का महावस्य मिलता है। पतंजलि एक बहुत बड़े योग गुरु है, जिसे पतंजलि का महावस्य मिलता है। कामंडक का नीति सार, ये अन्य धार्मिक ग्रंथ है। इसके अलावा इन्हें हम और ग्रंथों की चर्चा करें तो हमें जैन साहित्य मिलता है, बौद्ध साहित्य मिलता है। बौद्ध साहित्य में हमें त्रिपिटकों की चर्चा करते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, त्रिपिटकों की चर्चा बौद्ध साहित्य में मिलती है। बौद्ध साहित्य के अन्य जो हमें ग्रंथ मिलते हैं, जैसे दीपवंश है, महावंश है, इन बौद्धकालीन ग्रंथों से भी हमें भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। जैन साहित्य, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, तो इस जैन साहित्य से भी, जैन साहित्य में हमें मिलता है नियुक्ति, चूर्णी, टीका, तो इन्हीं जैन साहित्यों से भी हमें भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अब तीसरा जो हमारा महत्वपूर्ण है विदेशी यात्री विवरण, यानी कि पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। इनके अलावा अगला जो तीसरा है वह है विदेशी यात्रियों के विवरण, यानी कि कौन कौन से विदेशी यात्री प्राचीन कालीन भारत में हमारे यहाँ आए और उन्होंने उस समय की भारत की दशा का किन शब्दों में वर्णन किया है, उनसे भी हमें प्राचीन भारत को जानने का विवरण प्राप्त होता है। अब चाहे यह विवरण उन्होंने अपने देश में बैठे बैठे किया हो, चाहे भारत आकर अध्ययन किया हो या किसी भी माध्यम से किया हो, तो उन विदेशी यात्रियों के विवरण से भी हमें प्राचीन भारत की जानकारी प्राप्त होती है। बहुत सारे इतिहासकार ऐसे हुए जिन्होंने भारत आए बिना, यानी कि बिना भारत आए केवल विदेशी यात्रियों या लेखकों, विदेशी यात्रियों के मुंह से सुनकर या वृत्तांत सुनकर ही भारत के बारे में इतिहास लिख दिया है, उनसे भी हमें जानकारी मिलती है। अब जैसे विदेशी यात्रियों में प्राचीन काल में बात करें तो कुछ विदेशी यात्री आए हैं जो सिकंदर के समकालीन थे या सिकंदर से पूर्व के थे, उन्होंने भी भारत के बारे में विवरण दिया है। विदेशी यात्रियों में जैसे हम स्काईलैक्स है, हेरोडोटस है, हेरोडोटस का हमें विवरण मिलता है इतिहास के बारे में, स्काईलैक्स का विवरण मिलता है, एरिस्टोबुलस का विवरण मिलता है। इसके अलावा भारतीय इतिहास को जानने में बहुत सारे अरबी जो लेखक हैं वह भी आए। अरबी लेखकों में अल-मसूदी हो गया, सुलेमान हो गया, इन्होंने भी अपनी भारत यात्रा का विवरण दिया है, या अपने जो और अन्य यात्री आए हैं उनके वृत्तांत सुनकर के भारत के बारे में विवरण दिया। तो हमने यहाँ पर चर्चा करी प्राचीन भारत की। हम एक बार वापस से शॉर्ट में देख लेते हैं। हमारा बीए जो फर्स्ट ईयर का पहला टॉपिक है, बीए फर्स्ट ईयर का पहला टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने के मुख्य स्रोत। बीए फर्स्ट ईयर में हमें प्राचीन भारत हमारे सिलेबस में दिया गया है। मैं आपको बता दूं, भारतीय इतिहास के 3 भाग हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। हमारे बीए फर्स्ट ईयर में जो दिया गया है वह दिया गया है प्राचीन भारत, और सबसे प्राचीन भारत में सबसे पहला जो टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के मुख्य स्रोत, या ऐसे स्रोत या ऐसे साधन जिनसे हमें प्राचीन भारत को जानने में सहायता मिल सके, उन स्रोतों का हमने यहाँ पर अध्ययन किया है। और प्राचीन भारत के स्रोतों में हमने 3 भागों में बांटा, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण। सबसे प्रमाणित पुरातात्विक स्रोत माने जाते हैं। पुरातात्विक स्रोतों में हमने पढ़ा अभिलेख, अभिलेखों के रूप हमने पढ़े जैसे शिलालेख, स्तंभलेख, शिलाओं पर लिखे जाए वह शिलालेख, स्तंभों पर लिखे जाए वह स्तंभलेख, ताम्रपत्र लेख जो तांबे के पत्तों पर लिखे जाए वह ताम्रपत्र लेख, मूर्तियों पर लिखे जाए वह मूर्ति लेख, गुफाओं पर लिखे जाए वह गुहा लेख। उसके अलावा हमने मुद्राओं के बारे में चर्चा की, मूर्तियों के बारे में चर्चा करी, स्मारक है, भवन है। दूसरा हमने पढ़ा साहित्यिक
स्रोत, साहित्यिक स्रोत में हमने पढ़ा धार्मिक साहित्य, धार्मिकतर साहित्य। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े, वेद है, संहिता है, आरण्यक है, उपनिषद है, वेदांत है, स्मृतियाँ हैं, महाकाव्य है, पुराण है। उसके अलावा धार्मिकतर साहित्य हमने और पढ़ा, जैन साहित्य पढ़ा, ब्राह्मण साहित्य पढ़ा, और अंत में हमने पढ़ा विदेशी यात्रियों के विवरण, यानी कि विदेशी यात्री कौन कौन सा है जिनसे हमें प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है। सिकंदर के समकालीन भी थे, जैसे स्काईलैक्स थे, हेरोडोटस थे, एरिस्टोबुलस थे। इसके अलावा हमें अरब यात्रियों के विवरण से भी जानकारी मिलती है, जैसे सुलेमान है, अरबी सुल्तान। तो यहाँ हमने प्राचीन भारत को, भारतीय इतिहास को जानने के मुख्य स्रोतों का विवरण किया। तो यहाँ पर जो हमारा पहला टॉपिक है, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत की कौन कौन से स्रोत है जिनसे हम प्राचीन भारतीय इतिहास को जान सकते हैं। तो हमने उन स्रोतों का विवरण पढ़ा, जो मुख्य स्रोत है उनका विवरण पढ़ा, जिससे हमें इन साहित्यिक स्रोतों को, चाहे साहित्यिक स्रोत हो या विदेशी यात्रियों विवरण हो या प्रातात्विक स्रोत हो, जो भी स्रोत हमने पढ़े उन सभी स्रोतों से प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने की जानकारी मिलती है। तो ये हमारे BA फर्स्ट ईयर का जो पहला टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास, उसका पहला टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। सेक्शन ए का पहला टॉपिक है वो यहाँ पे समाप्त होता है, और अगली क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। नमस्कार।